जो विधवा विवाह जो होता था निषेध था उस समय, जो बाल विवाह होता था, सती प्रथा थी, ऐसी ऐसी कुरीतियाँ हमारे समाज में थी। बहुत सारी प्रथाएं थी, चली आ रही थी। अभी भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं किसी हिस्से में आपको मिल जाता है। महिलाओं की स्थिति थी, चाहे वह महिलाएं शूद्र समाज की हो या मतलब स्वर्ण समाज की, सभी महिलाओं की स्थिति शूद्रों से भी, स्वर्ण समाज की भी महिलाओं की स्थिति शूद्रों से भी बदतर थी। क्योंकि उस समय का जो शास्त्र हुआ करता था, उस समय का जो विधान हुआ करता था, उसमें महिलाओं जो विपरीत विचारधारा वाले लोग हैं ना, वो लोग अपना बाहुबली लूटने के लिए जो है ना बताते हैं कि पहले भी शिक्षा, अगर पहले शिक्षा थी तो आज की महिलाएं इतनी पिछड़ी। आज माता सावित्रीबाई फुले का जयंती समारोह था। यहाँ पे जो है यहाँ के शिक्षक द्वारा यह समारोह को जो है मनाया गया। इनसे बातचीत करें कि आखिर क्यों मनाया गया, किस लिए मनाया गया, इससे समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं, तमाम तरह की बातें करेंगे। तो मैम क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को इस जयंती के बारे में? ये माता सावित्रीबाई फुले ये एक ऐसा नाम है जो हमारे बहुजन, हमारे जो मूल निवासी है इस देश के, उनको मालूम नहीं है। तो जो बहुजन है उनको ये नहीं मालूम है कि उनके जो पथ प्रदर्शक है, जो उनके मार्गदाता है, वो उनको क्या बता करके गए हैं। क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले को हम लोग बहुत लेट से जाने हैं, इनके कामों को हम लोग बहुत देर से जाने हैं। तब हम ये कार्यक्रम करने के पीछे यही मकसद है हमारा कि हम अपने इतिहास को जानें, अपने महापुरुषों को जानें और लोगों तक उनके विचार को पहुंचाएं। हमारा सबसे बड़ा काम यही है। माता सावित्रीबाई फुले का क्या कार्य था और हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं इसके बारे में, इनके बारे में। इनके एक कार्य नहीं है, बहुत सारे कार्य थे। मुख्य कार्य इनका क्या था? इनके बहुत सारे हैं। आप ये बात जान करके बहुत अजरस होगा कि आज से 150 साल पहले, उससे भी पहले, एक ऐसी महिला हमारे बीच जन्मी और ऐसा कार्य करके गई जो हमारे लोग, हमारे बहुजन नहीं जानते हैं। जैसे कि पहले हमारी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिलाएं तो छोड़िए, हमारे शूद्र समाज था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो आप खुद सोचिए कि एक महिला होते हुए, वो भी शूद्र समाज की महिला होते हुए, इन्होंने परंपरा को तोड़ा। और वैसे परंपरा जिसमें इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ इन्होंने पढ़ाया भी, पढ़ी भी और पढ़ाया भी। ये दो ऐसी परंपराएं थी जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो पढ़ेगा, जो करेगा, उसके साथ विनाश हो जाएगा, उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन इन्होंने इन दोनों परंपराओं को तोड़ा। और कब? आज से 150 साल पहले। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी क्रांतिकारी महिला जो थी, इनके बारे में हमारी महिला नहीं जानती है। माता सावित्री का नाम आज भी हम लोग लेते हैं तो बड़े गर्व के साथ लेते हैं। आज उन्हीं का जन्मदिन था, इसलिए हम ये कार्यक्रम करें। और उनका बहुत से ऐसे भी कार्य है, जैसे कि उन्होंने प्रसूति गृह, जो हम सोच भी नहीं सकते कि आप जानते होंगे कि पहले जो विधवा विवाह जो होता था निषेध था उस समय, जो बाल विवाह होता था, सती प्रथा थी, ऐसी ऐसी कुरीतियाँ हमारे समाज में थी। बहुत सारी प्रथाएं थी, चली आ रही थी। अभी भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं किसी हिस्से में आपको मिल जाता है। गाँव देहात में मिल जाता। बाल विवाह अभी भी होते हैं, कहीं ना कहीं होते ही हैं। तो बाल विवाह जो था, जिसकी वजह से जो छोटी उम्र में लड़के लड़कियों की शादी हो जाती थी। इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता था कि जो लड़कियां जो थी वो उनकी जो शादी होती थी, उसके उम्र को जो था वो तो कम उम्र में हो रही है, लेकिन जो पुरुष थे उनकी जो उम्र है वो नहीं देखते थे। वो अधेड़ ये पुरुष से भी शादी उनकी कर दी जाती थी। तो अधेड़ पुरुष अपने उम्र के बाद या किसी हादसे में या किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो एक बच्ची जो थी जिसका विवाह हो गया है, वो पूरे जीवन, अपने आजीवन वो विधवा रहती थी। और ये हमसे, आपसे, किसी से भी नहीं छिपा है कि एक विधवा का जीवन कितना कठिन होता है। और उस समय तो अलग अलग मान्यताएं भी थी कि विधवा का चेहरा ना देखो, विधवा को देखो नहीं, उनका नाम ना लो। उनके लिए अलग कमरे हुआ करते थे, उनको कुरूप बना के रखा जाता था, उनको मानसिक और शारीरिक दोनों उनको कष्ट दिया जाता था। इस बात से हम कोई भी इनकार नहीं करता है। अच्छा, तो ऐसे समय में उन्होंने, माता सावित्री ने एक प्रसूति गृह खोला था। क्योंकि जब किसी के साथ दुष्कर्म होता था, ऐसी विधवा महिला के साथ, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं होता था सिवाय मौत के। और ऐसे में ज्योतिबा फुले, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्री, इन दोनों ने अपने सामाजिक दायित्व को और ऐसी महिलाओं को बचाने के लिए एक प्रसूति गृह खोला था। सोचिए, 1853 के बात है ये। और उस समय इन लोगों की उम्र कितनी होगी? 22 साल की थी। और ये उस समय ये काम किए। तो आप सोचिए कि आज हम सोच भी नहीं सकते।
और आज वो उस समय ये काम करते थे। अगर ये हमारी माताएं, हमारी नानी और दादी ये सब चीज़ सुनी होती तो आज अब कितनी मजबूत हमारी महिला होती। हम अभी भी कोशिश करें मजबूत होने की, लेकिन अगर हम ये बातें जो माता सावित्री की जो बातें हैं अगर हमारी दादी नानी सुनी होती तो आज हमें जो ये लड़ना पड़ रहा है, हम कहते हैं कि भाई हाँ अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम स्त्रियां, तो वो हमें लड़ना नहीं पड़ता उन्हें तो, क्योंकि हमारे माता ने करके दिखाया है। हाँ, और भी ऐसे बहुत से कार्य हैं जो जिनका नाम हम इस तरह से बोल सकते हैं कि उन्होंने जब देखा, माता सावित्री और ज्योतिबा फूले ने देखा कि मजदूर जो गरीब है, अनपढ़ है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, सुबह वो मजदूरी के लिए निकल जाते हैं, तो पहली ये जो है इन्होंने पहली रात्रि पाठशाला खोला था उस समय, ताकि वो रात को आकर के वहाँ पढ़ाई कर सके। ऐसा सुनने में आता है कि बहुत सारे अड़चने भी आई वहाँ इस तरह का खोलने में। हाँ, ये तो है कि जब आप कोई सामाजिक काम करते हैं तो उसमें अड़चने बहुत आती है। जब माता सावित्री जब शिक्षा के रास्ते पे निकली तो सबसे पहला अड़चन ये आया कि इनको घर छोड़ना पड़ा था। कारण था कि इन्होंने अपने जो घर के जो कुएँ हैं वो अछूतों के लिए खोल दिया था। तो अछूतों के लिए जब घर खोल दिया था, कुआं खोल दिया था, तो इनके पिता जो ससुर जी थे वो उन्होंने कहा कि भाई ये तुम ऐसा काम कर रहे हो, बिल्कुल शास्त्रों के खिलाफ़ काम कर रहे हो, हमारे जो धर्म है उनके खिलाफ़ काम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा या तो घर में रहना तो ये सब बंद करो या तो फिर घर छोड़ के चले जाओ। तो वो माता सावित्री और ज्योतिबा फूले थे, उन्होंने पाखंड और अंधविश्वास के इस कुरीति के खिलाफ उन्होंने जो सर नहीं झुकाया और उन्होंने घर छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम जया यशपाल है और मैं एक शिक्षिका हूँ। हमारा एक छोटा सा स्कूल चलता है माता सावित्री बाई फूले के नाम से पटना में ही, और हम भी चाहते हैं कि गरीब बच्चों को हम पढ़ाएं लिखाएं, उनको आगे बढ़ाएं, एक अच्छे एजुकेशन की ओर ले चले। यही हमारे साथ एक और सर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर आपका परिचय? मेरा नाम धम्मप्रिय संतोष बहुजन है और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। इसी नौबतपुर जिला हाई स्कूल में मैं शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज का यह कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। मतलब हम लोग का जो सोच था, हम लोग जिस उद्देश्य के तहत इस जगह पे ग्रामीण क्षेत्रों में अपने महापुरुषों के अलख जगाने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए जो निकले, यहाँ पे जो भीड़ थी उससे यह साबित होता है कि मतलब यहाँ के लोग काफ़ी जिज्ञासुशील हैं, जानना चाहते हैं कि हमारे ये कौन है, महापुरुष कौन है ना, हमारे ये महानायिका कौन है। तो आज हमारे वक्ताओं ने बहुत बारीकी से लोगों के बारे में बताया और उनका जो शिक्षा में क्या योगदान रहा है और हाँ उनके बारे में हाँ बिल्कुल लोगों के बारे में जागरूक किया है ना। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हमारे देश के जो महिलाएं हैं, जो आज भारत के संविधान के प्रदत्त जो अधिकारों के द्वारा आज पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारे जो है कि महापुरुष कौन, किनके वजह से आज हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। भारत में जो महिलाओं की स्थिति थी, चाहे वह महिलाएं शूद्र समाज की हो या मतलब स्वर्ण समाज की, सभी महिलाओं की स्थिति शूद्रों से भी, स्वर्ण समाज की भी महिलाओं की स्थिति शूद्रों से भी बदतर थी। क्योंकि उस समय का जो शास्त्र हुआ करता था, उस समय का जो विधान हुआ करता था, उसमें महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। महिलाएं सिर्फ एक भोग्या मात्र थी, है ना। तो महिलाओं के लिए जो अधिकार देने का जो काम करवाई, जो शिक्षा रूपी अधिकार हो या बहुत सारे जो संवैधानिक अधिकार है, इस श्रृंखला में जो हमारे माता सावित्री बाई फुले, इनका अहम योगदान है और इस चीज़ को वो लोग नहीं जानते हैं। और इन्हीं बिंदुओं को हम लोग बताने के लिए, जागरूक करने के लिए, अपने बहुजन समाज के महिलाओं और पुरुषों को बताने के लिए आज इस तरह का कार्यक्रम हम लोग किए थे, जो बहुत सफल रहा। देखिए 18वीं शताब्दी में इनका जन्म था, तो जैसे कि मैंने अधिकतर नेट पे ऐसा क्वेश्चन देखा है, फिर लोग वीडियो में बोलते हैं कि क्या 18वीं शताब्दी से पहले क्या महिलाएं शिक्षित नहीं थी, शिक्षा उनके पास नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल ये सत्य बात है। आप कहीं भी, आप किसी भी बुक्स में पढ़िएगा या कोई भी साक्ष्य ले लीजिए, उसमें महिलाओं की स्थिति के द्वारा यह गलत बताया जाता है। ये मतलब जो विपरीत विचारधारा वाले लोग हैं ना, वो लोग अपना बाहुबली लूटने के लिए जो है ना बताते हैं कि पहले भी शिक्षा, अगर पहले शिक्षा थी तो आज की महिलाएं इतनी पिछड़ी हुई क्यों हैं, सवाल ये है। तो आज जो भी शिक्षा की स्थिति है, शिक्षा का अलग पहला द्वार खोलने का काम माता सावित्री बाई फुले ने की और देश की सबसे प्रथम महिला
अध्यापिका थी, इनके सहयोगी अध्यापिका माता फातिमा शेख थी, जिन्होंने ये दोनों के बदौलत ही आज महिलाओं को स्कूल जाने का अधिकार मिला। स्कूल जाने का अधिकार, समाज में अलग अलग कामों को जॉब करने का, समाज में अलग अलग काम करने का जो अधिकार मिला। सर आपका परिचय? मेरा नाम भिखू सुनीत पाल है। प्रजापति गौतमी बुद्ध विहार कल्याणपुर से बिलोंग करता हूँ। यही मेरा परिचय है। यह कार्यक्रम में आने के बाद कैसा लगा आपको? कार्यक्रम में आने से तो अच्छा ही लगा है, लेकिन अच्छा लगने से नहीं काम चलेगा। इसके लिए डोर टू डोर, गांव के गांव माताएं बहनों को इस बात को बताना पड़ेगा कि माता सावित्रीबाई फुले कौन थी, उसका कारवा क्या था। उन्होंने अपने जीवन शैली में, जैसे आज हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी थी, उनको रोज़ गाली मिलता है क्या कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये है ताड़न अधिकारी, बेगुनाह हम पांच पना हम, शूद्र और नारी के बिना कसूर के 5 जूता मारो। लेकिन हमारे माताएं बहनों में स्वाभिमान नहीं जाग रहा है। यह स्वाभिमान जागाने की ज़रूरत है। यह स्वाभिमान हमारी माता सावित्रीबाई फुले को जागा कि मैं इस व्यवस्था में नहीं जन्म ले लिया, लेकिन नहीं, तुम्हारी व्यवस्था को तोड़ूंगा। और अपने पति द्वारा घर में शिक्षित हुई और शिक्षित होने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ त्याग सकता, लेकिन तुम्हारी व्यवस्था को नहीं। इसका बेनिफिट सबसे पहले अगर कोई लिया, ये नहीं था कि खाली ओबीसी SC ST ऐसे लोगों को नहीं, तमाम महिलाओं को, तमाम, हाँ, चाहे वह किसी जाति धर्म किसी कौम का हो, महिला और शूद्र, ऐसे जितने भी थे। कथा कथित कोई कहते हैं कि शिक्षा था, इसके लिए हम फुल गारंटी देते हैं कि अगर कोई हिस्ट्री का है, कोई इतिहासकार है, वह प्रमाणित कर दे कि भाई था ऐसा। वहाँ तो साफ था कि भाई शूद्र और नारी को शिक्षा से दूर रखो। ये मनुस्मृति ने भी लिखी है इस बात को। लेकिन इसका विरोध अगर भारत में कोई पहला महिला है, वह माता सावित्रीबाई फुले हैं। अब समाज में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे देखिए, तथागत द्वारा जो अष्टांगिक मार्ग चलाया गया, अगर वो अष्टांगिक मार्ग को चाहे महिला हो या पुरुष हो अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक ले उनमें दृढ़ता ही नहीं आएगा। कहीं ना कहीं अल्लाह, ईश्वर, गॉड, नारायण से उनका भयभीत रहेंगे। इसलिए जब तक ले वह अष्टांगिक मार्ग, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, ऐसे चीज़ों को जब तक ले कंट्रोल नहीं करते हैं अपने, जैसे आप सुनते होंगे घोड़ा सनक जाता है तो कौन सी कंट्रोल करता है? लगाम। तो मन जो है, मन को कंट्रोल करने के लिए यह अष्टांगिक मार्ग को पालन करना पड़ेगा। विद्वान तो आज बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन सिलवान नहीं है। अगर जिस दिन सिलवान हो जाएंगे, उस दिन हमारा स्थिति बदल जाएगा और हम बहुजनों सुचारू रूप से तन मन धन सबसे आगे हो जाएगा। गवर्नमेंट जैसा कि अलग अलग प्रकार स्कीम निकाली है कि महिलाओं के लिए, महिलाओं को पढ़ाने के लिए इस तरह का पैसा, ये सारी चीज़ें जो है, जैसे कि 50,000 स्नातक करने पे, 25,000 ग्रेजुएशन इंटर करने पे, तो इससे क्या समाज में प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, इससे जागरूक हो रही है पढ़ाई के प्रति? हाँ, सवाल आपका तो उत्तम है, लेकिन ये धरातल पर नहीं है। एक पंजाब के महार थे जिनका नाम कांसी राम था। उन्होंने इस बात को कहा था कि अभी चमचा युग आ गए हैं। ठीक है, हमारे लोग जो हैं, जैसे बाबा साहब संविधान में लिखा था कि गैरों पर न फूलना, अपनों को न भूलना, अब बाकी को बांट देना, अपना पेट बांध के संविधान को रखना मेरे बच्चों संभाल के। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम बिकाऊ हैं। अभी हमारे लोग जो हैं अपने परिवार को नहीं देख रहे हैं, अपने कुर्सी को देख रहे हैं, चाहे वह जो कोई भी हो, SC ST OBC। इसी का नतीजा है कि सरकार लॉलीपॉप नाना प्रकार के कर रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान या नाना बहुत सारे। आज देख लीजिए सरकारी स्कूल की हालत। हमारे अगर प्रकृति ने बच्चों को 3 हाथ देता तो उत्तम था, लेकिन 2 हाथ दिया। क्या हुआ? एक हाथ में स्लेट लेता है और एक हाथ में प्लेट। स्लेट और प्लेट बजाते स्कूल जाता है और खिचड़ी खाता घरे आता। अब उसके पास पेंशन रखने के लिए एक और हाथ होता तब तो जाता, तो बस खिचड़ी खाइए, बस यही रही है। प्लेट का कहानी है, बस चल रहा है। नहीं, पहले था कि तुम नहीं पढ़ सकते, ब्राह्मण के अलावा तुम नहीं पढ़ सकते। आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत उनको रोकने की ताकत नहीं है, तो घुमा के उन्होंने विकलांग बना रहे हैं। समझ रहे हैं? यानी आज उन्होंने घुमा करके शिक्षा को रोक रहा है। आज अभी सुने होंगे सब प्राइवेट हो गया है स्कूल।
अब बताइए कि सरकारी स्कूल में पढ़ करके क्या हुआ, दोनों के एक ही रेस में दौड़ाया जा रहा है, कहाँ जाएगा। इसलिए सरकार का नीति गंदी है। बाबा साहब एक लाइन में कहे थे कि कितना हो अच्छी संविधान हो, बाइलॉज हो, अगर लागू करने वाले गंदे होंगे उसका परिणाम गंदा होगा, और कितना हो गंदी अगर संविधान है, बाइलॉज है, और लागू करने वाले अच्छे होंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा। तो गंदे के हाथ में जाने के चलते अभी तक सुचारू रूप से हमारा समाज आगे नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा। चलिए, यहाँ पे जो है यह रुस्तमगंज था और यहाँ पे जो है कार्यक्रम रखा गया था, और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं यह जयंती समारोह था राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले का, जो कि 1992, और तमाम तरह के यहाँ पे लोग थे, और यह कार्यक्रम जो है सफलपूर्वक रहा है यहाँ पे, और बहुत सारे भीड़ इकट्ठे थे यहाँ पे जमे थे, और काफ़ी पुस्तक मेला भी लगा। बहुत सारे जो है यहाँ पे 70% पे जो है 70% डिस्काउंट पे यहाँ पे पुस्तक भी लोगों में बांटा गया, दिया गया, और तमाम तरह की जो है बातें रखी गई इस कार्यक्रम के दौरान। तो आप देख रहे हैं द एक्टिव वॉइस ऑफ इंडिया। हम अभी जय हिंद, जय भारत।